अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक K2 टीवी लाहौर स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्रोग्राम हमारा चेयरिंग क्रॉस और चेयरिंग क्रॉस में आप सबको खुशामदीद कहने के साथ साथ बात हम करते हैं लाहौर की आवाम की, लाहौर की आवाम के मसाइल की और समाज के बदलते हुए रवैयों की, सियासी मसाइल की और इसके अलावा ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जो कि कहीं ना कहीं खुद बुर्द कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा आज का हमारा जो टॉपिक है वो जितना हसास है वो उतना ही संजीदा भी है और तवज्जो का हामिल भी है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरत के हकूक़ को लेकर। हो सकता है कि हमारे माशरे में ये लफ्ज़ सुनना थोड़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो या उतना इजीली डाइजेस्ट करने वाला ना हो, क्योंकि लोग मेल डोमिनेशन सोसाइटी में हम रहते हैं तो इजीली इतना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि औरत है, ठीक है, क्या बात करनी इसके बारे में, या कौन से हकूक चाहिए, कपड़ा मिल गया, रोटी मिल गई, घर मिल गया, और इसके किस हकूक की बात हो रही है। तो हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, अल्लाह पाक ने इसे एक मुकम्मल वजूद तख्लीक किया है और इसके बगैर दुनिया को आगे लेके जाना या इसके बगैर एक घर मुकम्मल होना इंतहाई, जितना आप कह लें कि ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। इसके अलावा औरत की अगर बात की जाए तो बीवी है, बेटी है, बहन है, माँ है, इतने खूबसूरत अहम किरदारों के साथ औरत मुंसलिक है और हमारा माशरा जो है इसको जोड़े हुए है कुछ और तल्ख हकीकतों के साथ। मज़ीद अगर आगे बात करूं औरत के हकूक़ की, तो हमारे माशरे में डेली बेसिस पर आप देखेंगे कि तलाक़ के बढ़ते हुए केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं और शादी में ताख़ीर की वजूहात बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं दिन ब दिन। इसके अलावा जो ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं, बाशऊर भी हैं, वो भी इन्हीं मसाइल से ही दो चार हैं। अब मेल डोमिनेशन सोसाइटी में फीमेल को एज इंसान भी हैसियत हासिल नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारे साथ आज स्टूडियो में कानूनदान ही बैठे हैं, तकरीबन 34 साल से कानून के शोबे के साथ मुंसलिक हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगी और डायरेक्ट उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से जाकर पूछते हैं और इन सारे पहलुओं से इन्हें कहेंगे कि पर्दा उठाएं और बताएं कि क्या होना चाहिए आगे और कितना काम ज़रूरी है औरत के हकूक़ के लिए काम करने की किसी भी मुआशरे में। तो मैं अपने स्टूडियोज़ में वेलकम बोलूँगी मियाँ मोहम्मद असलम साहब को, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर, औरत की बात आज हो रही है हमारे प्रोग्राम में, आपको कितना नागवार गुजर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है हुस्ना जी, हमें नागवार नहीं गुजर रहा है, बल्कि हम इसको हैप्पी फील करते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 51% पॉपुलेशन ख़वातीन की है। जी जी। और पाकिस्तान के वसाइल का हाफ से ज़्यादा इंसार ख़वातीन पे है। अगर उनको आप एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें, तरबियत दें, उनको जॉब दें, वर्किंग दें, तो यूँ समझ लें कि आपके वसाइल 100% हो जाते हैं। आम हालात में हम मर्दों से अगर काम काज लेते हैं, उनसे वो ज़िंदगी में की दौड़ में हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब 50% आबादी काम कर रही है और 50% वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से, अच्छी ट्रेनिंग से, तरबियत से, एजुकेशन से, अच्छी गाइडेंस से, अच्छे हालात माहौल पैदा करें उनके लिए, ताकि वो बिज़नेस में, कारोबार में, जॉब में, हर फील्ड में आ सकें, तो यूँ आपके 100% वसाइल ज़ेरे अमल आएंगे। तो आम हालात में ये हमारा ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ 50% वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि 50 नहीं 49% और 51% वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, इसलिए कि आपने ख़वातीन को अपने फील्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कराया। सर, आप ख़वातीन को कौन सी ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं कि उन्हें बर्दाश्त का दर्स दिया जाए, उन्हें स्नब किया जाए, या उन्हें ये सिखाया जाए कि वो सिर्फ दौरे जाहिलियत से लेके आज तक वो सिर्फ मर्दों की प्रॉपर्टी और वो जो जब जहां जैसे चाहें उनको मिसयूज कर सकते हैं? क्या इस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जी मेरा जी। मकसद कहने का है कि ट्रेनिंग तरबियत से मुराद यह है कि उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दें, उनको एक्सपर्ट बनाएं माशरे का। ये नहीं है कि वो सिर्फ मर्द की ताबेदारी करें और मर्द को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। बल्कि माशरे में जितनी दुनिया में तरक्की की है, उनके हमारी जो स्किल लेबर नहीं है, हमारे यहाँ अनस्किल्ड लेबर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। आप लड़का एक लड़की एमए कर लेती है, उसे कहो ये एक लेटर टाइप कर दो, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। इस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि वो आपके अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली शेप दे, ताकि वो उसको प्रैक्टिकल शेप दे के वो माशरे की एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सके, एक्टिव रोल प्ले कर सके। इस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि वो उसको उनकी स्किल्ड लेबर बन जाए। ये ना हो
कि बीए कर लें, एमए कर लें, लेकिन कंप्यूटर चलाना ही ना आता हो। आज की दुनिया सारी कंप्यूटर पे चली गई है। अब दुनिया में कहीं चले जाएँ, हाँ यहाँ आजकल तो पाकिस्तान में हर चीज़ कंप्यूटर पे चली गई है। अब कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, कोई पुलिस सर्टिफिकेट लेना चाहें, कोई आईटी कार्ड लेना चाहें, सीएनएससी, कोई वॉट एवर एवरीथिंग, वो कंप्यूटर पे चली गई है। लिहाजा ये सारी ट्रेनिंग जो है ये स्किल के ज़माने में आती है, ट्रेनिंग के ज़माने में आती है, ताकि इसमें वो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगर एक लड़की ने एफए पास किया हुआ है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, शी इज़ अनएबल टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। लिहाजा उनको चाहिए कि अच्छी तरह उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दें। दीगर स्किल, एक स्किल नहीं, बेशुमार स्किल हैं। आर्ट की स्किल है, इसमें कंप्यूटर की स्किल है, इसमें ड्राइविंग की स्किल है, बेशुमार ज़िंदगी के पहलू हैं, शोबे हैं जिसमें स्किल की और टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। इस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, क्लियर करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मेरे आज कुछ सवाल इस तरह से होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें हम जेंडरलेस होके अगर बात करें, सिर्फ इंसान की बात करें, तो क्या औरत को औरत होने से पहले अगर एक इंसान ट्रीट किया जाए तो एज इंसान उसके पास ये हकूक हासिल हैं कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है? देखिए जी, हमारे आइन के मुताबिक, आइन जो है दैट इज़ द मदर ऑफ द लॉ। आइन की आर्टिकल 8 है फंडामेंटल राइट्स। जी जी। वो आइन का चैप्टर 2 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स ले डाउन किए गए हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि मर्द के राइट हैं या औरत के राइट हैं, सबकी इक्वल राइट हैं। मर्द के राइट भी सेम है, औरत के राइट भी सेम है। इवन सो जो जो थर्ड जनरेशन है उसके भी सेम राइट्स है। किसी को यानी जिसको आप कहते हैं कि जी ये थर्ड जनरेशन है, उसके भी राइट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक कराई जाती मर्द है? और राइट के इसी तरह आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 1973 में लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मर्द में ना औरत में होगी, किसी में नहीं होगी। लेकिन ये सारी जो इसको अमली शेप नहीं दी जा रही हमारे माशरे में। प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारे कानून में, जो हमारे लॉ में, जो हमारे दस्तूर में लिखा गया है, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है, जिससे ये मसाइल दिन ब दिन पैदा होते हैं, बल्कि मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि कानून पाकिस्तान में औरत को बुनियादी तौर पे कौन कौन से हकूक हासिल हैं? सबसे पहले तो उसे अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि मेरे राइट्स कौन से हैं, मैं कहाँ पे बात कर सकती हूँ और कहाँ पर नहीं। देखिए जी, इसमें पाकिस्तान में शरिया द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एज़ पर द शरिया एक्ट 1993। चूँकि शरिया के लॉ जो हैं, जो औरत को राइट दिए गए हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी इंग्लिश लॉ में नहीं है। शरिया में ये कहा है कि औरत का काम है घर को चलाना, बच्चों को देखना, मियाँ को देखना, रिश्तेदारों को देखना, फैमिली को देखना। मर्द का काम है अर्निंग करना, अपनी रोज़गार कमाना, मेहनत करना, एफर्ट्स करना और घर ला के बेगम को देना। ये सारे बाहर के मामला मर्द के ज़िम्मे हैं शरिया में, और घर के मामला सारे औरत के ज़िम्मे हैं। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ जिस तरह तरक्की हो रही है, औरतें भी अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। औरतें भी मर्दों से काबिलियत में कम नहीं हैं, बल्कि मर्दों से काबिलियत में ज़्यादा आगे हैं। आप देख लें, जितने कंपटीशन के इम्तहान हो रहे हैं सीएससी के, उसमें लड़कियां ही टॉप करती हैं। जितने इम्तहान हो रहे हैं बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के, उसमें टॉपर लड़कियां ही होती हैं। हर फील्ड में लड़कियां ने अपना नाम पैदा किया है। इन हालात में लड़कियों को अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाना ज़रूरी है, ताकि वो अपने माशरे में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकें और माशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सकें। आप देखें, अंदाज़ा करें कि लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया उसमें कितने लोग, कितनी बच्चियों ने सीएससी किया। एक तंदूर पे काम करने वाले की बेटी ने सीएससी किया। एक और छोटा सा मजदूर है, मुलाजम है, चाय का खोखा, उसकी बेटी ने सीएससी किया। कहने का मकसद यह है कि काबिलियत किसी की मरास नहीं है, जहानत किसी की मरास नहीं है। हमारे माशरे में लकीली हमारी लड़कियां बहुत लायक हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ये उनके जो राइट्स हैं, एजुकेशन के राइट्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। अब काफ़ी सालों से चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्योंकि पहले मेडिकल में होता था कि लड़कियों और लड़कों के लिए सीटें मुख्तस थीं, 40% लड़कियों के लिए, 60% लड़कों के लिए। फिर अब इन्होंने ख़त्म कर दिया, ओपन मेरिट कर दिया। अब केई में चले जाएँ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर सबसे अहम अदारा है, जहाँ 80% लड़कियाँ हैं, 20% लड़के हैं। क्यों? क्योंकि मेरिट ओपन है, लड़कियां कम्पीट करती हैं, मेरिट पे आ जाती हैं। सर ये तो तालीम की बात है ना। पीएमएस में, सीएसएस में आप देखें कंपटीशन, ओपन कंपटीशन है, तो लड़कियां आती हैं। हालांकि वहाँ भी इन्होंने सीटें 15% से ज़्यादा नहीं देते। लेकिन जबकि यूएनओ का प्रेशर है कि नहीं, इनकी पॉपुलेशन 51% है, इनको 51% जॉब्स दें, इनको अपॉर्चुनिटी दें, इनको मौके ज़िंदगी में दें। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लेकिन इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं किया जाता।
वक्त के साथ साथ इसकी तरफ तवज्जो बढ़ रही है। मौजूदा CM हमारी खातून लेडी है, वो भी काफ़ी हद तक ख़वातीन को पुश कर रही है। उन्होंने वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है और बहुत सारे लॉ बनाए हैं। डेफिनेटली सर, इस पे हैरेसमेंट भी एक्ट बात करूंगी है। मैं। लेकिन सारे इस तरफ की अक्कासी हो रही है कि वो ख़वातीन को प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि इनको मौके दे रही हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। सर बात की जाए अगर गुज़िश्ता कुछ अदवार की, तो तलाक की रेशो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों? विद ड्यू अपॉलॉजी हमें अफसोस होता है कि हमारे माशरे में दिन ब दिन इनहादात बढ़ रहा है। हमारे माशरे में हमारी जो माशरती लाइफ है, सोशल लाइफ है, डे बाई डे मुतासर हो रही है, क्यों? ख़राब हो रही है। उसकी वजह 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 तो ये कितनी तादाद है। आप अंदाज़ा करेंगी कि लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स आए से 25,000 ख़वातीन साल में तलाक लेती हैं। इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। एक तलाक लेना कुछ सबसे नापसंदीदा एक्ट है। सर मैं यूं ही एक पढ़ रही थी रिसर्च, उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ पढ़ा कि डेली बेसिस पे तकरीबन 150 से ज़ायद केसेस तलाक या खुला के फ़ाइल किए जाते हैं और उनमें 98% रेशो ख़वातीन की है, जो ख़वातीन की तरफ से फ़ाइल की जा रही है। ऐसा क्यों? इसकी 2-3 वजूहत हैं कि हमारे माशरे में एक तो बर्दाश्त तहम्मुल का फुकदान है। मर्द थोड़ी सी अगर सख्ती का पहलू अपनाता है तो खातून बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि कहा जाता है कि बर्दाश्त तहम्मुल अमन की कुंजी है। हमारे यहाँ बर्दाश्त तहम्मुल ख़त्म होती जा रही है। आप ओवरऑल माशरे में देख लें, बर्दाश्त तहम्मुल बिल्कुल नापैद होती जा रही है। उसका रिज़ल्ट क्या है आप देख लें। कभी आप ये स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितने ये कचहरी में लोग आते हैं, मुलजमान जराइम पेशा लोग जिनको हैंड कफ किया होता है, हथकड़ी लगी होती है, उसमें मोस्टली देख लें आप, उनका यही हाल होता है कि ज़िद आकड़ हट तरमी की वजह से सारे मामले बनते हैं। थोड़ी एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करते और सालों साल जेलों में चले जाते हैं। सिमिलरली हमारी ख़वातीन में बर्दाश्त कम है, वो भी बर्दाश्त नहीं करती। थोड़ा सा मियाँ ने कुछ बात कही तो उसको बर्दाश्त करने की बजाय तो उसका रिएक्शन शो करती हैं, सर वो तलखी बढ़ थोड़े जाती से है। कि कोई बेंचमार्क्स तलखी हैं कि लाइक सिलेंडर फटता है हमेशा बीवी पे फटता है, कभी माँ बहन बेटी पे नहीं फटा। मार कुटाई होती है तो वो भी बीवी के साथ ही होती है, माँ बहन या बेटी के साथ नहीं होती। घर से निकाला जाता है तो माँ बहन बेटी को नहीं निकाला जाता, हमेशा बीवी के रिश्ते में आई हुई औरत को निकाला जाता है। और उसके अलावा मर्दों का तमाम तर रुझान वो माँ बहन बेटी वाली साइड पे चला जाता है, बीवी वाली साइड पे नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या इस बर्दाश्त का आप दर्द दे रहे हैं? इसकी वजह भी यही है। इसकी वजह भी बुनियादी तौर पर बर्दाश्त और तहम्मुल की कमी है। क्योंकि जब खातून की नई लड़की आती है बाहर से, एक घर में घर का हिस्सा बनती है, घर के फादर की उसकी मदर की बहू बनती है, तो वो आते ही उसको एक प्रॉपर मकाम नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ये होता है कि सास का झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि सास बर्दाश्त नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो कहती है मेरा बेटा कल तक तो मेरा बेटा था, मुझे प्यार मोहब्बत करता था, आज यकदम उसका ट्रेंड बदल गया है, वो उसको ख़राब हो जाती है। तो पहला वो गुस्सा निकालती है, अपनी नूंह के ऊपर लगाती है, अपनी बेटे की बहू के ऊपर निकालती है। वो उस गुस्से में उसका फादर शामिल हो जाता है, वो सास ससुर का झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वो नंदे शामिल हो जाती हैं साथ, वो भी माँ बाप की साइड लेती हैं। अगर ऐसा ना हो तो ये नंद भरजाई का झगड़ा शुरू हो जाता है। ये हमारी कल्चर की एक हिस्सा है। पंजाबी कल्चर में ये लाजमी हिस्सा है। आप देख लें, पहले तो झगड़ा सास सहुरे का होता है, नौ के साथ, बहू के साथ, फिर दरानी जरानी का होता है, नंदों का होता है। ये एक रूटीन की बातें हैं, लेकिन सबका हल बर्दाश्त और तहम्मुल बुर्दबारी सर है। आपने अगेन बर्दाश्त का लफ्ज़ जिक्र किया। अगर थोड़ी सी लड़की बर्दाश्त कर ले, एक लम्हे को अगर बात सख्त हुई है, उसको थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो झगड़े का चांस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नेचुरली लड़की जो बाहर से आती है वो एक घर में आके एडजस्ट होती है। क्योंकि घर के अंदर 6, 7, 8, 10 अफराद होते हैं। वो 10 अफराद लड़की के मुताबिक अपने को मोल्ड नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं। लेकिन एक लड़की से तवक्को करते हैं कि वो 10 लोगों के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाए। वो जिस घर में आई है उस घर में अपने आप को एडजस्ट करे, उस घर में अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करे ताकि उनके साथ चल सके। अगर वो नहीं चल सकेगी तो उसकी वजह से 7, 8 अफराद जो है ना वो रिएक्शन शो करते हैं। सास करता है, ससुर करता है, नंद करती है, भरजाई करती है, ये सारे करते, मियाँ करता है। तो जो इसलिए बेहतर ये होता है कि अच्छे वक्त गुजारने के लिए, अच्छा वक्त को देखने के लिए
आने वाली खतून को चाहिए सर कि वो आपको नहीं आने लगता कि वाले इसमें घर में मर्दों की एडजस्ट हो जाए। तरबियत होना जरूरी है कि जो आप ब्याह के लड़की लेके आ रहे हो वो आप अपने लिए ला रहे हो, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अकॉर्डिंग टू शरीयत, ना कि आप सास के लिए, ससुर के लिए, देवर जेठ या नंदों के लिए। वो उनके लिए नहीं आ रही, वो आपके साथ एक फैमिली शुरू करने आ रही है। तो मेरा ख्याल है दोनों को एक दूसरे पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि तीसरा चौथा पांचवा छठा वो बीच में आकर इंटरप्ट करें बार बात बार। दुरुस्त है कि मर्द को भी सेक्रीफाई करना चाहिए, उसको भी बर्दाश्त अमल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर अगर उसको देखना चाहिए इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शली, कि अगर मेरा वालिद को ज्यादती कर रहा है तो कहें नहीं अब्बा हजूर ये ऐसा ना करें, ये भी आपके घर की फ़र्ज़ है। अम्मा हजूर अगर आप ज्यादती ना करें, ये भी आपके घर की फ़र्ज़ है। कल को आपने इसने इस घर का सरबराह बनना है, आज घर की सरबराह आप हैं, कल को इसने बनना है, तो काइंडली इसको ट्रेन करें, तरबियत करें, इसको अपने आप में प्रॉपर तरीके जम करें, ताकि बर्दाश्त का तमल मर्द में होना चाहिए। अगर मर्द में बर्दाश्त नहीं, फिर भी हालात ठीक नहीं चल सकते। मर्द को भी ट्रेनिंग की तरबियत, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम फैमिली मैटर की ट्रेनिंग होती ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ना फैमिली मैटर की लड़की को तो ट्रेनिंग होती है, ना लड़के को होती है। सर लड़की को भी कह तो रहे हैं कि आपने सिर्फ बर्दाश्त करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और बाकी के मामला बाकी सारे लोगों के मुताबिक आपने ढलना है। वो सब मिलके आप एक के साथ मैनेज नहीं कर सकते, आप एक ने उन 10-12 के साथ मैनेज करना ही करना है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल भी पुट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो जोड़े आजकल शादीशुदा जोड़े हैं, इनमें डे बाय डे जो तलाक के रुझान बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या आपसी मामलात हैं, बर्दाश्त की कमी कह सकते हैं, या फिर इसमें यह है कि ज़िंदगी के मेयार बदल रहे हैं इसलिए अलैदगी ज़्यादा हो रही है? इसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली तो वजूहत है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। चूँकि जितनी लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, जितनी फाइनेंशियली इरेलेवेंट होगी अपने हस्बैंड की तरफ, उसका अंदाज़ डिफरेंट होगा। जो लड़कियां आप देखें, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जो देहात में लड़कियां शादीशुदा होती हैं, वो जॉब पे नहीं होती, या उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, उनकी अवेयरनेस नहीं होती, वो बेचारी हर औखे सौखे मुश्किल हालात में गुजारा कर जाती हैं। सर वो जो खेतों में लड़कियां जाती हैं। एजुकेटेड होती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो ऑफिसर हैं, जो जॉब पे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, वो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उनका बर्दाश्त करने का लेवल कम होता है। इसलिए वो समझती हैं मुझे इतना कौन सा इसके ज़ेर असर है कि काम करने की ज़रूरत है। मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इजाज़त है, मेरा घर है, आई डैम केयर फॉर माई हस्बैंड। ये प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है ना, उसको आज़ाद कर देती है अपने फ़र्द की डोमिनेंस बर्दाश्त, अपने मियाँ की डोमिनेंस बर्दाश्त करने से आज़ाद कर देती है। अल्टीमेटली अल्लाह पाक ने ये मर्द को एक दर्जा बुलंद दिया है कि वो घर का सरबराह है, उसने घर को चलाना है, घर को मैनेज करना है, घर को देखना है, उसकी राय को सुपीरियरिटी होनी चाहिए। मैं एक हदीस पढ़ रहा था, मैं बड़ा मुतासर हुआ पढ़ के। मिशकात शरीफ की हदीस है कि दुनिया एक मालो मता है, दुनिया मालो मता है और औरत बेहतरीन मता है। यानी अल्लाह ताला ने औरत को भी एक दुनिया की बेहतरीन दौलत करार दिया है। इसकी चूँकि हर घर की बेहतरीन रखवाली देखभाल औरत ही कर सकती है। मर्द जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी एजुकेटेड हो, वो घर की देखभाल रखवाली नहीं कर सकता, ना घर की ना बच्चों की। और ये सारा स्टेटस अल्लाह ने माँ को, बीवी को दिया है, आने वाली बहू को दिया है। लिहाजा उसका स्टेटस मैं समझता हूँ कि माशरे में घर को अपलिफ्ट करने में, उस घर को चलाने में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मर्द की तो एक ड्यूटी है कि वो जाता है, पैसे कमाता है, रोज़गार कमाता है, घर दे देता है। ठीक और हो उसके गया। 3-4 पहलू हैं, ब्रेक उसने ले बच्चे लें सर, देखने फिर हैं। वापस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी तो नाजरीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। चेयरिंग क्रॉस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कहती हूँ। नेक्स्ट हमारी जो गेस्ट होंगी प्रोग्राम में, वो सोशल वर्कर हैं साइमा नवाज चौधरी साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेस क्लब की, और इसके अलावा वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी देख रही हैं। और बीइंग ख़वातीन देखते हैं कि इनकी क्या सोच है, और इनकी सोच सिर्फ सोच की हद तक है या ये इम्प्लीमेंटेशन कराने पर भी जोर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साइमा साहिबा कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन के मौजू पे। जैसे कि आप भी जानती होंगी, मैं पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन को लेकर, बीइंग अ फीमेल, आपके दिल में क्या सिंपथीज़ हैं? ख़वातीन को वो राइट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे? देखो जी, ख़वातीन के राइट्स तो बहुत हैं, जी जी, लेकिन जहाँ बात आती है मिलने की, वहाँ मिलते नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है।
इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, बिल्कुल। वहाँ पे कुछ कसूर खवातीन का भी है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपकी, अगर आप अपने राइट्स लेने के लिए बाहर निकलती हैं तो आपकी बदनामी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से खवातीन भी कुछ वो हेजिटेट फील करती हैं कि अपने राइट्स के लिए निकलें। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जहाँ पे आप देख सकती हैं कि राइट्स के बारे में ऑलमोस्ट सब खवातीन को पता है, लेकिन उसमें काफी खवातीन, अब कुछ माशरा बदला है, कुछ सोच बदली है। खवातीन का ये अब सोचना है कि सारी उम्र जलील होने से बेहतर है कि हम जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकले। तो कुछ जगह पे आके खवातीन ने भी कदम उठाना शुरू किया है, और खवातीन देखें आप बाहर आई हैं और अपने राइट्स की लड़ाई भी लड़ रही हैं। तो अब कुछ माशरा जो है बदलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी जो है। खवातीन बाहर आई हैं उन्हें नाफरमान, बेबाक, आवारा, इन नामों को भी सुनना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सुनना पड़ता है, और उसको खानदान में, बरादरी में और माशरे में, मोहल्ले में भी उसको यही समझा जाता है कि ये खातून जो है ये इज्जत से अपने घर में नहीं बैठना चाहती है, ये बाहर आई है और आके ये खुद को तो बदनाम कर रही है, पूरे खानदान को भी बदनाम कर रही है। तो उसको बिल्कुल सुनना पड़ता है, और जो बहुत दिलेरी से लड़ती हैं वो बर्दाश्त भी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके खवातीन को लेट डाउन होना ही पड़ता है। वो अपने राइट्स के लिए जब बिल्कुल पहुंचने वाली होती हैं तो फिर भी उसके आड़े काफी कुछ आ जाता है, वो वापस रिवर्स गियर ले लेती है। साइमा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया ने, चूंकि जमाना डिजिटलाइज होता जा रहा है, सोशल मीडिया ने खवातीन को मजबूत किया है या कमजोर किया है अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने पे? जी जी बिल्कुल, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत से नेगेटिव पहलू हैं वहाँ पॉजिटिव पहलू भी है कि खवातीन को पता चलना शुरू हो गया है कि वो अपने राइट्स के लिए वो एक सोशल मीडिया को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है। वो अपनी हर बात जो नहीं कहना चाहती किसी को, वो सोशल मीडिया पे आके कह देती है। जो जिसकी आवाज को दबा दिया जाता है वो मीडिया पे आके बात कर लेती है, क्योंकि हर तक देखें मीडिया के ऊपर रसाई बहुत कम लोगों की होती है। तो ये एक जो ये डिजिटल मीडिया है ये हर एक बंदे के हाथ में है, वो जो कहना चाहता है वो आजादी से कह लेता है। जहाँ पे बहुत से नुकसान आता है वहाँ ये फायदा भी है कि कम से कम वो अपनी बात जो है वो कह तो सकती है। अच्छा साइमा साहब, ये बताइएगा कि बास लोग कहते हैं कि औरत की खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी ने उसे डे बाय डे खसारे की तरफ लेके गया है, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ। आप देखें कि आज के जदीद दौर में अगर हम अपने पाँव पे खड़े हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, तो हमारी भी तो देखे ना, हम लोगों को भी तो इस पाँव पे खड़े होने से मुराद औरत को चाहिए क्या? उसे रोटी भी मिल रही है, उसे घर में कपड़ा भी मिल रहा है, उसे रहने को सब कुछ मिलता है, घर में जो उसे ला देते हैं वो भी चाहिए, उसके अलावा उसे बर्दाश्त का दर्स भी मिलता है, उसके अलावा उसे और क्या, जो हस्बैंड ला देगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। इसके अलावा औरत को और कौन से हकूक चाहिए? देखिए ये कोई हकूक थोड़ी है, ये तो उनका फर्ज है जो वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ठीक है, हकूक में तो वो आप बराबरी का अपनी औरत को इज्जत दें, उसके एहतराम करें, उसके जज्बात की कदर करें, उसको बिल्कुल दबाने की बजाय उसमें जो सलाहियतें हैं उसको उजागर करें, उसको सपोर्ट करें। ये थोड़ी है कि आपने रोटी खिला दी, कपड़ा दे दिया, बस आप घर की चार दीवारी के अंदर कह दो के अब बहुत सी बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं इससे मजीद पूछना चाहूंगी कि औरत को जब वो बीवी होती है, बतौर बीवी ही क्यों कहा जाता है कि उसमें खराबियां हैं, या बस जैसे रख दिया है वो वैसे रहे, और वो बर्दाश्त का दर्स दिया जाता है? वही बर्दाश्त का दर्स माँ भी औरत है उसको क्यों नहीं दिया जाता? वही बर्दाश्त का दर्स बेटी भी औरत है उसको क्यों नहीं दिया जाता? वही बर्दाश्त का दर्स बहन भी औरत है उसको क्यों नहीं दिया? ये सारे दर्स जितने भी हैं ये बतौर बीवी ही क्यों औरत को दिए जाते हैं? बस यही तो अलमिया है हमारे माशरे का। जब बीवी बन जाती है, जब वो माँ होती है, बेटी होती है या बहन होती है, तो वो होती है कि उनको कुछ नहीं कहना। लेकिन जब वो बीवी बन के आ जाती है तो सारे जो है वो सारे अखलाकियात सब कुछ जो है वो सिर्फ बीवी के ऊपर ही थोप दिए जाते हैं कि बीवी के सारे सब फराइज बीवी के हैं और वो ही अदा करेगी। वो बहू भी बनेगी, ठीक है, वो माँ भी बनेगी और वो बीवी भी बनेगी, और वो वो नंद भी बनेगी, मतलब वो भाभी भी बनेगी। तो ये सारे जो है वो सारा कुछ एक औरत के ऊपर ही थोप दिया जाता है कि तुमने सारे रिश्ते जो है ना शादी के बाद तुमने
निभाने हैं, तुम्हारे फराइज है। लेकिन हालांकि जब इस्लाम की बात आती है तो औरत को बराबरी के हकूक अल्लाह ताला की जात ने दिए हैं, और औरत को इज्जत एहतराम तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी ने भी नहीं दी है। लेकिन आज के इस दौर में भी, जहाँ पे डिजिटल दौर कहा जा रहा है, यहाँ भी औरत को आप देखें, जब सड़कों पे निकलती हैं, आप गाड़ी चला रही हैं, कोई आप किस आगे चली गई हैं, तो पीछे से मर्द जो आपको गालियां देना शुरू कर देगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये कोई बेटी है, किसी की बहन जा रही है, किसी की बीवी जा रही है। वो तो पूरी तौर पे बदतमीजी पे उतर आते हैं। और सबसे आसान हथियार क्या है कि औरत पे इल्जाम लगा दो, उसकी इज्जत पे उंगली उठा दो। ये सबसे बेहतरीन हथियार है। हालांकि वो औरत को स्नब करने के लिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला। कभी किसी मर्द के जात पे इल्जाम लगा, किसी मर्द के किरदार पे इल्जाम लगा, या माशरे ने एक्सेप्ट किया कि किसी मर्द के ऊपर इल्जाम लगा। साइमा साहिबा, किरदार ही हमारे मुआशरे में सिर्फ औरत का होता है तो गंदा भी वही होगा ना, मर्द का होता ही नहीं है, मेरा ख्याल है। मर्द का तो किरदार अब आप कहीं भी देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, आप इलेक्शंस में देख लें कि औरत के किरदार को लेके उछाला जाता है। कभी किसी मर्द के किरदार को उछाला गया। कितने ही केसेस आए हैं आपके सामने, जैसे वो सियासतदानों भी बहुत से केस सामने आए हैं कि जो जिसके ऊपर इल्जामात लगे हैं, लेकिन वो क्योंकि मर्द हैं वो दबा दिए जाते हैं। जब औरत की बात आती है तो उसको बदनाम कर दिया जाता है, उसको गंदा कर दिया जाता है कि इससे गंदी औरत ही कोई नहीं है। तो सारा कुछ ये औरतों के लिए ही है। इस माशरे में औरतों को ही गंदा किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही किसी है। भी रूप में किया जाए। साइमा साहिबा, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मियां असलम साहब मौजूद हैं और बतौर मर्द वो सब कुछ सुन रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनके लिए बर्दाश्त करना भी काफी मुश्किल हो गया। तो चुप तोड़ते हैं उनकी और उनसे पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी सर। देखिए, ये गुजारिश ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ औरत पे डाला जाता है, जी जी, ये बात मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, क्योंकि मर्द का भी कसूर होता है। अगर मर्द भी कोई हिकमत दनाई का मुजाहरा करे तो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकता है। देख लें, आपने बाहर जाके अपनी सोसाइटी में सफर करना है फिर। अगर वो देखे कि मेरी वालदा की गलती है तो वालदा को समझाएगा, अम्मा जी ये आपके घर का हिस्सा है, घर का पार्ट है, कान लिए इसको अच्छे तरीके से अपनी बेटी समझ के चलाएं। इस तरह अपनी बहनों को भी समझाए, अपने अब्बा को भी समझाए, तो शायद मामला काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब जूँ ही आने वाली बहू का थोड़ा झगड़ा सास से होता है तो सारा टब्बर एक तरफ हो जाता है, वो अकेली एक तरफ हो जाती है। तो फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बदतमीज़ है, ये ज़बान दराज है, ये है, वो है, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जो मियाँ उसका होता है अल्टीमेटली वो भी साथ ही शामिल हो जाता है। ये थोड़ा सबको ना अपना अपना रोल प्ले करना होगा। ठीक हो गया, को अपना होगा, सास को अपना, ससुर को अपना, ताकि बहू भी एहतियात करे, वो भी नए आने वाले घर में एडजस्ट होने की कोशिश करे, ताकि जो उलझने ना बने। सबको थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, से बात नहीं हर तरफ से हाथ बढ़ेगा पॉजिटिविटी में, चीजें तभी गुजारा मुमकिन होगा। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी साइमा साहिबा आपसे कि तलाक या अलहदगी के बाद औरत के मुआशरे में किस किस जालिमाना रवैये से गुजरना पड़ता है? देखिए, तलाक के बाद सबसे पहले जो उसको फेस करना पड़ता है, घर से ही फेस करना पड़ता है। जाहिर है अपने घर वालों को पहले वो फेस करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है, कुछ करने के लिए निकलती है, कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए निकलती, तो उसको हर बंदा समझता है ये तो मेरी जागीर है, ये तो तलाक याफ्ता है, इसको ये तो हमारी जागीर है, उसके ऊपर हुक्मरानी करना हमारा हक है। तो वो सबसे पहले वो शिकार होती है। देखिए ना, हर बंदा उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है उसे बुरी तरह से। इतनी ज्यादा मफलूज हो जाती है कि वो कामयाबी के लिए जो घर से, क्या तलाक, अगर तलाक हो जाती है क्या औरत का कसूर है? मर्द तो दंदनाता फिरता है माशरे में, बिल्कुल ऐसा ही तो है। कोई नहीं कहता कि जी मर्द तलाक याफ्ता है, उसको तो कहते हैं जी इसकी दूसरी शादी करो और किसी कुंवारी लड़की से करो। लेकिन औरत बेचारी की दूसरी शादी भी बड़ी मुश्किल से होती ही नहीं है। साइमा साहिबा, ये भी तो क्लियर करने की जरूरत है ना कि मर्द को 4 शादियां अलाउ है, पर वो 4 शादियां किन किन केसेस में जाकर है और किस तरह से है। ये नहीं है कि चारों बार कुंवारी लड़कियां ही ढूंढे, और ये भी नहीं है कि चारों करे। प्रायोरिटी तो एक को ही मिली है। लेकिन मर्द ने जब इस्लाम की आड़ में 4 औरतों से शादी करनी होती है, जब उसने सोच लिया कि जी करनी है, वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं। हालांकि जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन औरतों से शादी की है और क्या क्या मसाले कायम किए हैं। उन्होंने तो अपनी उम्र से ज्यादा हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम से भी शादी की थी। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना कि मर्द माशरा बनता ही जा रहा है, ये कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। और औरत अगर कोई हरकत कर ले
या किसी छोटी उम्र के बच्चे से बंदे से शादी कर ले तो पूरा माशरा जो वो इकट्ठा हो जाता है। देखो जी वो तो 10 साल छोटा था, उससे शादी कर ली तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सिर्फ सारा कुछ औरतों के लिए रह गया कि औरतों ने ही बर्दाश्त करना है जी। वो तलाक याफ्ता होती है या वो बेवा होती है तो साथ ही सारी दुनिया के मर्द सर उठा लेते हैं कि जी ये तो हमारी जगीर है, किसी तरीके से इस जगीर पे कब्जा कर ले। बिल्कुल, तो मैं इसी को बेचारी आगे बड़ी लेकर मुश्किल चलूंगी। से साइमा survive साहबा, करती नेक्स्ट है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब तलाक की रेशो जिस तरह डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? कानून की मजबूती की, तालीम की, या घरेलू तरबियत की? देखिए ये जाहिरी बात है कि मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा भाई भी है, बिल्कुल मेरे ऐसा ही है। भाई है, मेरा बाप है। इसमें ऐसे कई मर्द हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और वो वाकई इज्जत के काबिल हैं, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है वैसे सारे मर्द एक जैसे थोड़ी हैं। जी जी। जैसे सब बहुत इज्जत के काबिल हैं और हम इज्जत करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ी सी तरबियत की भी जरूरत है और थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि औरत को जो है ना वो किसी की जगीर नहीं है। जब वो आपकी बीवी बन के आती है तो उसके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए, उसको भी थोड़ी आजादी दी जाए ज़हनी तो तौर दर पे। अगर हकीकत उसमें औरत की सलाहियत है। दुश्मन है कौन? औरत की दुश्मन मर्द है जो उसे लेके गया है, या औरत की दुश्मन वो औरतें हैं जो वो उस घर में बैठी होती हैं पहले से ही? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि औरत की असल में दुश्मन औरत की तजर्बे में तो यही नजर आया है कि हसद है, कि उन औरतों को हसद होना शुरू हो जाता है। अक्सर माओं को मैंने देखा है कि जब बेटे की शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा माँ हसद करने लगती है, बहन हसद करने लगती है कि ये जो हमारा बेटा जो है ना वो बट के रह गया है, वो तो मेरा बेटा था, मेरा फरमा बरदार था, बीवी हालांकि क्यों उनके मतलब हिस्से कर भी रहा तो है? किसी के बेटे आए हैं ना। बिल्कुल आए हैं, लेकिन वो सोचता कोई नहीं है ना, वो ठीक हो सोचता कोई नहीं है। और फिर हाँ। ये एक और भी बात है ना, नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। जो उनकी सासों ने उनके साथ सलूक किया वो आगे से सलूक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात ये है कि अगर मतलब औरत ये सोच ले कि ये जो आई है ये मेरी बेटी ही है, सोचता तो कोई नहीं वैसे, लेकिन वो अगर सोच ले कि ये मेरी बेटी ही है, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए टाइम देना चाहिए और थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा अब मेरा बेटा होने के साथ साथ किसी का शोहर भी है। तो ये फिर चीजें जो है ना, ये तरबियत भी है इसमें काफी, और इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत है। कोई औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ औरतें नहीं भी करती, जिनके घरों में आपको पता लड़ाई झगड़े मुसलसल रहते हैं, तो फिर नौबत आती है तलाक पे। लेकिन इससे ये है कि बच्चों के ऊपर असरात ज्यादा मतलब मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से कई औरतें कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, कई औरतें नहीं भी करती कॉम्प्रोमाइज। तो बस ये है कि माशरा जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही चली जा रहा है इस वक्त। अगर आपको मौका मिले कि हुकूमत या समाज के सामने एक पैगाम दें, तो औरत के हकूक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर औरत ज़हीन है, उसमें सलाहतें हैं, तो मतलब मर्द को साथ देना चाहिए, उसके घर वालों को, उसके ससुराल वालों को भी साथ देना चाहिए। अगर औरत ये रखती है, उसको आगे जाना चाहिए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। कई मर्द होते हैं जो अपनी औरत की जहानत को जानते बूझते ही उसको सलब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही मेरा है। ये पैगाम है कि जिस औरत में सलाहियत है वो बिला तफरीक उसको मौका मिलना चाहिए, उसको आगे आपको सपोर्ट करनी चाहिए, औरत को सपोर्ट करनी चाहिए। वो इतनी हमदर्द है, इतनी मोहब्बत करने वाली, वफादार है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको तो इस्लाम ने जिसको इतनी इज्जत दी है, औरत के पाँव के नीचे, माँ के पाँव के नीचे जब जन्नत रखी है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अजीम हस्ती है। तो फिर इसका यहाँ ये मतलब भी है तो कि डिफरेंसेस आते हैं ना कि वो माँ के कदमों तले जन्नत है, पर ये नहीं लिखा कि मेरी माँ के कदमों तले ही जन्नत है। लेकिन वो औरत जो है वो उसमें माँ तो बनना ही होता है ना, फिर बिल्कुल उसके ऐसा ही भी है। जन्नत तो है। लेकिन मेरी माँ के कदमों तले जन्नत है, बाकी वाली माँ वाला मेरे पे ना हो। ना बस जो मतलब जो औरत आप हिपोक्रेसी लेके आए है हैं, उसमें भी तो सोसाइटी किसी की में, माँ इन बनना है शॉर्ट। ना। जी हिपोक्रेसी है सोसाइटी में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सोसाइटी में आप खुद देख रही हैं, आप जब घर से निकली हैं तो आप भी सोसाइटी का सामना कर रही हैं, मैं जब घर से निकली हूँ तो मैं भी सोसाइटी का सामना कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं समझती हूँ कि कई जगह पे मुझे भी ऐसे सामना करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इसी माशरे में रहना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज कई जगहों पे करना भी पड़ जाता है। ठीक हो गया, इसी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो नाजरीन, मिलते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस में आप सबको वेलकम कहूँगी। देख रहे थे कि साइमा साहिबा से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और देख रहे थे कि मियाँ साहब काफ़ी अरसे से चुप बैठे हुए हैं और मुझसे भी खामोशी नहीं बर्दाश्त हो रही। तो मैं पूछना चाहूँगी मियाँ साहब कि अक्सर देखा गया है कि औरत को मौशरती दबाव की वजह से इंसाफ नहीं मिलता, तो इस तरह के जो केसेस हैं कानून उनको खसूसी कोई तहफ़्फ़ुज़ देता है, नहीं देता, और देता है तो किन शराइत पर? देखिए जी, हमारे लॉ में बेसिकली तमाम राइट्स जो है ना वो खातून को हासिल हैं, इम्प्लीमेंटेशन बीवी पे को अब हम हासिल बात हैं। करेंगे। क्योंकि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन तो करना अदारों की कमज़ोरी है, वीकनेस है कि अदारे नहीं कर पाते, लेकिन लॉ में जो सारी ये राइट्स हैं ना वो औरत को हासिल हैं। वो फ़र्ज़ करो डिस्ट्रिक्ट मैरिज का केस है, जब भी औरत चाहे आप दावा फाइल करके जज फैमिली कोर्ट से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर खुला ले सकती है, कोई रुकावट नहीं। उसका एक बयान ही काफ़ी है। मर्द आए कोर्ट में ना आए, बयान दे ना दे, शामिल हो ना हो, प्रोसीडिंग ज्वाइन करे ना करे, लड़की का बयान अंडर सेक्शन 10(2) सब सेक्शन 2 में बयान दे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे नफरत हो चुकी है, शी कैन गेट डिवोर्स बाई वर्च्यू ऑफ खुला। सेकेंड ये है उसका बच्चों का राइट है अंडर गार्डियन वार्ड एक्ट। बच्चों का राइट औरत का राइट है। जो बच्चे 7 साल तक तो कोई मर्द बच्चा मांग सकता ही नहीं है, लेकिन लड़की की हद तक वो है कि टिल द मैरिज वो लड़की को मर्द मांग नहीं सकता, बाप मांग नहीं सकता। क्योंकि लॉ ये है कि जब मदर लैब इज़ द बेस्ट लैब इन द वर्ल्ड, तो मदर की लैब के को देना होता है माँ को। बच्ची जो है वो शादी तक माँ के पास रहेगी, लिहाजा बच्चा 7 साल तक माँ के पास रहेगा। उसके बाद इन केस ऑफ बेटर वेलफेयर हो तब बाप को दिया जा सकता है, वरना वो माँ के पास ही रहता है। तीसरी बात है रिकवरी और डावरी आर्टिकल, चूँकि हमारे माशरे में शादी बच्ची की होती है तो जो भी उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक वो अपना जहेज़ देते हैं, जो डावरी आर्टिकल देते हैं, वो उसको लड़की को लेने का मुकम्मल इख्तियार है। वो एक लिस्ट साथ लगाती है, जज फैमिली कोर्ट के पास दावा फाइल करती है, साथ एक लिस्ट लगाती है और या अल्टरनेट प्राइस लगाती है कि टोटल मेरी शादी पे इतना सामान दिया गया है, इनके अल्टरनेट ये 12 लाख का या 15 लाख का है, तो कोर्ट उसको थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन डाल के डिग्री कर देती है। यानी शादी से पहले तो सारे इख्तियार मर्द के पास हैं, लेकिन शादी के बाद तमाम राइट्स औरत के पास तो हैं। समझदार मर्द वही है जो शादी को निभाए समझदारी से, नवाए शादी से। इसलिए जो शादी का जो होता है ना निकाहनामा, उसका कॉलम 13 और 16 उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जितनी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि मेरा ये प्रॉम्प्ट डावर है, ये मेरा डेफर डावर है, जो सारा उसको मर्द को पे करना पड़ता है। औरत की मर्ज़ी है वो उसकी स्वीट विल है कि उसको वेव कर दे या माफ़ कर दे, लेकिन अंडर द फैमिली लॉ वो लड़के को लड़की को देना ही होता है। सर आपने बच्चों की बात की, तो नानो नफका या बच्चों की कफालत के बारे में कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है? बेसिकली तो लॉ में ये है कि जिस दिन लड़की दावा फाइल करती है बच्चों की मेंटेनेंस का जज फैमिली कोर्ट के पास या गार्डियन जज के पास, उसी दिन ही कोर्ट नोटिस करती है हस्बैंड को। अगली डेट पर हस्बैंड पेश होता है तो कोर्ट उसी दिन उसका मेंटेनेंस तय कर देती है। पहले लॉ में था कि 2000, 3000, 4000 छोटे बच्चे का और बड़े का एज पर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड होता है। आजकल लॉ में तब्दीली आ गई है कि 5000 से कम आप कर ही नहीं सकते, यानी मिनिमम अपने खर्चा बच्चे का 5 करना है जो साल 2 साल 3 साल का है। हाँ, अगर मर्द का स्टेटस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली हाईली प्लेस्ड है, उसकी फैक्ट्री कारोबार अच्छा है, तो कोर्ट उसके मुताबिक ज़्यादा भी लगा सकती है, लेकिन वो उसको इंटरम मेंटेनेंस कहते हैं। फाइनल मेंटेनेंस बाद में होता है आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ बोथ द पार्टीज़, उसका डिसाइड करते हैं, लेकिन वो एज़ पर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ मर्द होता है, लेकिन वो बाद में होता है फैसला। लेकिन इंटरम मेंटेनेंस फौरी कोर्ट लगा देती है, वो 5000, 10000, 15000, 20000, 30000 तक जितना कोर्ट एज़ पर द कीपिंग द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड एंड कीपिंग द स्टेटस ऑफ द वाइफ, कि वाइफ बच्चे को किस अंदाज में परवरिश कर रही है। अगर बच्चा एक्सीडेंट में पड़ता है उसका खर्चा नेचुरली ज़्यादा होता है, बच्चा शोफात में है या तो किसी कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है? वो बच्चों की देख रेख माँ ही करेगी या बाप की तरफ वो बाप चले करेगा। जाएंगे? ये इंटायरली जिम्मेदारी बाप की है। ठीक है। बच्चों की केयर फाइनेंशियल केयर सारी लेकिन बाप सर की है। फाइनेंशियल केयर में आपने जिक्र किया मिनिमम 5000 रुपीज़ का, क्या 5000 रुपीज़ पर मंथ प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ आती है? दूसरा पहलू गवर्नमेंट कोर्ट ये देखती है कि 5000, मैंने इसलिए कहा कि आजकल लॉ में उन्होंने मिनिमम जो है ना क्राइटेरिया 5 का है, इससे कम हो ही नहीं सकता। पहले 2000 भी होता था, 3000 भी होता था, 4 भी होता था, 2.5 भी होता था। फिर ये ला आ गया था कुछ चंद साल पहले कि नहीं, 5000 से कम तो कर ही नहीं सकते। हालांकि 5000 भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप 5000 में एक बच्चे की मेंटेनेंस का बजट नहीं बना सकते। वो अगर दूध पीता है, 1 पाव डेली पीता है, एक रोटी खाता है, सालन खाता है,
तो 5,000 में गुजारा नहीं चलता। तो फिर ये लेकिन कानून किस समझदार देखा जाता इंसान ने बनाया? ये ड्यूटी है कोर्ट की। कोर्ट देखे कि बच्चे के अखराजात कितने हैं, कीपिंग विद सर्कमस्टांसेस, कीपिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, कीपिंग विद द स्टेटस ऑफ द वीमेन, कीपिंग विद द स्टडी ऑफ द बॉय, बच्चे की स्टडी क्या है उसके मुताबिक वो सर तय जब करे। नानो नफका और कफालत की बात आती है मर्द पे, तो मर्द हजरात अपने आप को जीरो बैलेंस शो करते हैं। वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कमाते, हम तो खुद बेचारे धक्के खा रहे हैं, रोटी खाने से आतर हुए हुए। वो इतना खुद को नल क्यों शो करना शुरू कर देते हैं? लॉ में अगर फादर बेरोज़गार है या प्रॉपर्टी नहीं है, दादा को भी, दादा की जिम्मेदारी है उसको मीटअप करे, दादा अपने वसाइल से उसको मेंटेनेंस दे, दादा अपनी ज़मीन से उसको मेंटेन करे। ये दादे की भी इक्वल जिम्मेदारी है। अब तो बहुत सारा लॉ डेवलप हो गया इस पॉइंट पे कि कोर्ट ने दादे को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि अगर बाप कमज़ोर है, वीक है, बीमार है, अनएबल है, अनसेन है, तो दादा उसकी कफालत उठाएगा, दादे को जिम्मेदारी है वो कफाल करेगा। लिहाजा इन हालात में घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। उनको मेंटेनेंस मिलना ही मिलना है। बाप नहीं देगा तो दादा देगा, दादे की प्रॉपर्टी से दिया मियां जाएगा। साहब तलाक के बाद अगर बाप मना कर देता कि मैं नहीं देता ना, नानो नफका चले वो तो खत्म हो गया ना, मैं बच्चों की कफालत के लिए कुछ नहीं देता, तो देन वो अपने कानूनी हकूक किस तरह से हासिल करेगी? कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, जो मेंटेनेंस पे नहीं करता कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकती है। वो जो उसकी कम से कम साल है उस साल के लिए जेल भेज देगी। मेरा नहीं ख्याल कोई फादर जो है वो इस साल जेल में जाना पसंद करेगा, बच्चों को मेंटेनेंस नहीं देना चाहेगा। ऐसा नहीं होता, उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा या वो साल जेल जाना पड़ेगा। तो लिहाजा जेल से बचने के लिए सारे जो वालिदैन हैं जो बच्चों को वीरान करते हैं, बीवी को वीरान करते हैं, उनको मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। ठीक है, अब ये बात होगी बच्चों की कफालत की। अब बात करते हैं बीवी की, जो बगैर तलाक के घर से निकाल देते हैं। जरा उनके बारे में भी आगाही दीजिएगा। इसमें वो कहते हैं जी हम नानो नफका नहीं देते, बस ठीक है जान बची हुई है। अदालत है तो यहाँ अदालत का निज़ाम माजरत के साथ इंतहाई फरसूदा है। जो बंदा विक्टिम होता है वही सफ़र करता है। तो वो इतना लटकाते हैं और वो कहते हैं एट द एंड आके वो कहते हैं जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। इसके बारे में बताएं, कानून इसमें की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ है औरत को? बेसिकली तो जज की ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को अननेसेसरी डिले न करें। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन है कि विद इन 6 मंथ फैमिली केस का फैसला करें। तो प्रैक्टिकली 6 मंथ्स में होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जजेस इतने इनकॉम्पिटेंट, इतनी नालायक और नाहल हैं कि वो मसले की अहमियत का एहसास ही नहीं करते, वो रूटीन में डेटे डालते रहते हैं। हालांकि मैं केस की मिसाल देता हूँ, एक केस हमारा चल रहा है 4 साल से अभी तक चल रहा है, 4 साल से अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ है। मैंने बार बार जज को कहा भाई इसमें 6 माह की डायरेक्शन है, इसको फाइनलाइज करें, लेकिन 17 डेटें दे चुका है वो दूसरी पार्टी को, मेल साइड को, वो तशरीफ़ लाने से कासर है। लेकिन अब 4 साल गुजर गए, जबकि नोटिफिकेशन क्या है 6 माह में फैसला करें। ये सारी बातें हैं जज के ऊपर, जिसने इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, इसको पूछने वाले अदारे पूछते नहीं हैं। ये सारा इनको अनड्यू रिलैक्सेशन मिली हुई है, इससे फैमिली के मामला क्या यहाँ भी यही मामला जजों के चलते हैं कि पैसे ले दे के हम केस लटका देंगे, ठीक है आप बेफिक्र हैं, बैठे घर में? क्या यहाँ भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं? पैसे जज तो खैर नहीं देते, लेकिन जो दीगर अमला जो होता है, दीगर डिलेइंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप केस को जल्दी करना चाहते हैं तो दूसरे वकील की तरफ से ये होता है, पहले नोटिस जाता है, वो नहीं आता, फिर दूसरा नोटिस जाता है, फिर तीसरा नोटिस जाता है, फिर चौथा नोटिस जाता है, फिर चस्पानगी होती है, चस्पानगी के बाद अखबारी इश्तहार होता है। ये प्रोसेस 6 माह पे चले जाता है। जो जज एक्टिव हैं, विजिलेंट हैं, शार्प हैं, वो एक डेट पे सारा प्रोसेस कर देते हैं। उसी डेट पे है रजिस्ट्री नोटिस, उसी डेट पे अखबारी इश्तहार, उसी डेट पे क्यूरियर सर्विस, और नेक्स्ट डेट पे एक्सपर्टी कर देते हैं। जो जज काम करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वरना रूटीन में ये ट्रेंड बना हुआ है, डेटें पे डेटें, डेटें पे डेटें, डेटें पे डेटें, और इल्ज़ाम लगाते हैं वकला के ऊपर। ये वकला नहीं आते भाई, जज इज़ अ कंट्रोलर अथॉरिटी होता कोर्ट, कोर्ट को कंट्रोल जज ने करना है, वकला ने नहीं करना है। अगर एक वकील डिले कर रहा है, दूसरा वकील जल्दी कर रहा है, तो जज को चाहिए कि उसको विजिलेंट रहे, हालात के मुताबिक छोटी डेट डाले, हालात में उनको बाउंड करे, लेकिन वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं करते। बाद जज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कम्पिटेंट हैं। एक मुझे खातून जज से वास्ता पड़ा, मैं हैरान हुआ कि एक बंदा 6 माह से पेश नहीं हो रहा था, बार बार जज डेटें आ रहा था। मैंने उससे कहा मोहतरमा ये 6 माह से पेश नहीं हो रहा है तो ये तो बात अच्छी नहीं है, केस अननेसेसरी डिले हो रहा है। मुझे कहते जी मैं ऑर्डर करूँ और ना आए, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आता। उसने तीसरे दिन की डेट डाली कि उसको लेके आओ, नहीं आया। उसने फिर डेट डाली, उसका वारंट जारी किया, 3 दिन बाद नहीं आया, फिर उसने नुमाइंदा डिप्यूट कर दिया बैलफ के, जाओ उसके अरेस्ट करके लेके आओ। तो अगले 9 दिन के बाद वो कोर्ट के बाहर खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था, जनाब कोर्ट ने मुझे बुलाया है।
जब कोर्ट अपना पावर इस्तेमाल करेगी, कोर्ट अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगी, कोर्ट जो लॉ सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो प्रोसीजर लेट डाउन उसको फॉलो करेगी, तो हर बंदे को कोर्ट को इन फॉलो शॉर्ट करना अगर होगा। मैं ये कहूँ कि कानून है पाकिस्तान में, जब बात आती है अमल दरामद कराने की तो हमारे जजों की नाअहली है ये। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है हुस्ना जी कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, इम्पार्शियल जुडिशरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं है, वीक है, इनकम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है, और कानून की कोई कमी नहीं है, और रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी वजह से हम सारे मसाइल का शिकार हैं। हमारे तमाम मसाइल रूल ऑफ लॉ से रिलेट करते हैं। हर फील्ड में, हर शोबे में, हर तबके में हमारी रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसकी एब्सेंस जो है ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। फैमिली में मैटर में भी मसाइल पैदा होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में भी मसाइल पैदा होते हैं। हर फील्ड में मसाइल रूल ऑफ लॉ फॉलो ना करने से पैदा होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो नहीं किया जाता। जिसकी जो मर्ज़ी है, जिसकी ताकत है, जिसकी कुव्वत है, जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से करता जाए, जिसके पास वसाइल हैं वो वसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दरेग नेक्स्ट मैं इस्तेमाल आपसे करता मियां है। साहब पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में आज के टाइम में जब खवातीन हर मैदान में आगे आ गए हैं, तो खवातीन को अपने कानूनी राइट्स का किस हद तक अवेयरनेस है? मैं समझता हूँ कि हकूक़ हासिल करने में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी अवेयरनेस है। हमारी ख़वातीन को अपने हकूक़ की अवेयरनेस ही नहीं होती। फ़र्ज़ कर लो अगर हस्बैंड ज़्यादती करता है तो वो उसे ये नहीं अंदाज़ा होता मैंने करना क्या है, कहाँ जाना उसे है। पता है मेरी माँ ने मार खाई थी, मैंने भी खानी है। दूसरी बात ये है कि वो उसको कानूनी रास्ता अपनाने पे उसके वालिदैन भी रोकते हैं, बहन भाई भी रोकते हैं, ना ऐसे ना करो, इससे हालात ख़राब हो जाएंगे, मियाँ तलाक दे देगा। यानी अनसीन जो है ना एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, इस तरह उसको डिस्करेज करते हैं। उसकी अवेयरनेस नहीं होती, फिर उसको ये नहीं पता होता कि मैंने इस मसले के लिए, अगर बच्चों का प्रॉब्लम मैंने कहाँ जाना है, अगर मुझे ये लीगली हैरेस कर रहे हैं तो मैंने कहाँ जाना है, अगर मुझे मेरे मेंटेनेंस का मसला तो मैंने कहाँ जाना है। ये चीज़ों की आगाही नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में आगाही देना, आगाही मुहिम चलाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, आगाही हो, ताकि अपने राइट्स को एजिटेट कर सकें। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी कि तलाक के बाद औरत को रियासत की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं? विद ड्यू अपॉलॉजी, हमारे यहाँ तलाक के बाद लड़की को या डिवोर्स लेडी को कोई राइट्स नहीं दिए जाते स्टेट की तरफ से। ना उसका कोई एजाज़िया मुकर्रर किया जाता है, ना उसकी कोई स्कॉलरशिप मुकर्रर किया जाता है, ना ही उसको कोई बेनिफिट दिया जाता है। बल्कि वो खातून बेचारी जो शादी से पहले हालात फेस कर रही हो तो उससे और एडवर्स हालात में आ जाती है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ख़वातीन अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड की वजह से वो बेचारी अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते। जब वो अपने डाइवोर्स होकर अपने घर आती हैं, वालिद तो वेलकम करते हैं, भाइयों को तकलीफ़ होती है, भाइयों की बेगमों को तकलीफ़ होती है, वो एम्बेरस फील करती हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इन हालात में वो बेचारी वो परेशान हो जाती है, तो वो छोटी मोटी जॉब करने में मजबूर होती है, और माशरा भी उनको एक्सप्लॉइट करता है, माशरा भी उनको इनकरेज नहीं करता, उनको हेल्प आउट नहीं करता, उनकी सपोर्ट नहीं करता, उनको इनकरेज नहीं करता, बल्कि वो माशरा भी उनको ऐसे, जैसे पहले आपने बात की है, उसको अपनी जगीर समझते हैं, वो कटी पतंग समझते हैं। हर बंदा कटी पतंग को लूटने की कोशिश करता है। ये हमारे माशरे में ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अपना घर भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। पर्टिकुलरली उसकी भाभियाँ एक्सेप्ट नहीं करती, उसके भाई एक्सेप्ट नहीं करते, वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और वो बेचारी परेशान होती हैं। फिर इसीलिए इस खौफ डर के मारे वो ज़िंदगी में कोई स्टेप नहीं लेती, बल्कि वो अपनी सख्ती के हालात ही बर्दाश्त करती रहती हैं। तो तलाक के मामला में औरत के लिए सबसे ज़्यादा पेचीदा पहलू कौन सा होता है? पेचीदा पहलू यही है उसकी जो आफ्टर डिवोर्स लाइफ है ना, वो बड़ी बिटर हो जाती है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि उसके पास 1-2 बच्चे होते हैं, कोई भी नया नेक्स्ट हस्बैंड जो बच्चे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, और ख़ातून अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं होती। एक तो प्रॉब्लम मेन ये आता है। दूसरा फाइनेंशियल उसको कंस्ट्रेंट आती है, वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तीसरा सोशल कंस्ट्रेंट आती है कि फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती। ये 3-4 प्रॉब्लम उसको बहुत तंग करते हैं, उसको पिंच करते हैं। बहुत का इसी बात से मैंने देखा कि कई दफ़ा आपने अखबारों में भी देखा होगा कि खातून ने खुदकशी कर ली, 4 बच्चों को मार दिया, खुदकशी कर ली। उसकी वजह ये होती है कि उसको माशरा किसी जगह एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अपने पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, माशरा सपोर्ट नहीं करता, हेल्प आउट नहीं करता, इनकरेज नहीं करता, लिहाजा वो अल्टीमेटली डिसपॉइंट होकर डिस्करेज होकर ये स्टेप उठाती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन शादी मैरिज टूटने के बाद, तलाक के बाद ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर बाप तलाक के बाद बच्चों को ज़बरदस्ती माँ से अलहदा कर लेता है
तो कानून इसके बारे में क्या कहता है? इसमें लॉ ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 4 साल टेंडर एज है, जिसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल आपके पास बच्चे हैं, अगर आपसे ज़बरदस्ती हस्बैंड छीनता है तो आपको ये इख्तियार है, इमीडिएटली आपकी इसमें रेमेडी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि ऐसे मामलों में फॉरेन लेटर हाई कोर्ट लाई करती है। उसमें 3 ग्राउंड होती हैं: रीसेंट स्नैच, फोर्सफुल स्नैच और माइनर एज, टेंडर एज। यानी अगर 3 चीज़ें हैं बच्चों में, आपको रिसेंटली स्नैच किया हो हस्बैंड ने, टेंडर एज हो, छोटी छोटी उम्र हो, 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और माइनर एज हो, तो लिहाजा फोर्सफुली स्नैच हो, तो आप कोर्ट में, हाई कोर्ट जा सकती हैं। हाई कोर्ट इसे कहते हैं हैबियस पिटिशन। रेट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत आती है। उसमें कोर्ट हैबियस पिटिशन नोटिस करती है और कहती है SHO को, ये खातून को और ये मर्द को और बच्चे फलां दिन पेश करो आके। वो SHO उस मर्द को और बच्चों को पेश करता है, तो कोर्ट हालात देखती है कि कब छीने बच्चे, बच्चों की एज क्या है, तो बच्चे वो माँ के हवाले कर देते हैं। यह है इमीडिएटली रिलीफ। हाँ, अगर वो परमानेंट को मतलब हो कि बच्चे शुरू से बाप के पास हैं, तो फिर माँ रिट में नहीं जा सकती, फिर वो अंदर गार्डियन वार्ड एक्ट वो जाएगी गार्डी जज के पास, वहाँ करी कस्टडी माइनर की एप्लीकेशन देगी सेक्शन 12 की, उसके तहत वो वहाँ जाएगी, गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करेगी, कस्टडी और माइनर के लिए अप्लाई करेगी, फिर उसको प्रॉपर फॉर्म यही गार्डियनशिप का है, वहाँ जाके उसको फ़ाइट करना पड़ता है गार्डियन कोर्ट में, वहाँ से बच्चे उसको मिलते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट मियाँ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों की जंग भी हो गई, कफालत भी हो गया, सारे मामला सुन लिए, नेक्स्ट बताइएगा कि जो जहेज़ का मामला है उसके बारे में हमारा कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है? क्योंकि औरत को तो निकाल दिया, जहेज़ से लगा हुआ है, अब वो एक औरत है कि वो एक अलग जुस्तजू में लग जाती है, कोर्ट के चक्कर काटने में, तारीख पे तारीख उसे मिलती रहती है, उधर जो उसका जहेज़ पड़ा होता है, जो लाखों का कीमती सामान पड़ा होता है, वो बिल्कुल कचरा हो जाता है। तो उसको उस तरह की जो फिर पेनल्टी भुगतनी पड़ती है, किस तरह से वो चीज़ें फिर मैनेज होती हैं? इसके बारे में लॉ बड़ा क्लियर है कि जितनी भी ख़वातीन को जहेज़ का प्रॉब्लम होता है, तो वो कोर्ट में, जज फैमिली कोर्ट के पास दावा फाइल करती हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द डावरी आर्टिकल्स। अच्छा। उसके साथ एक लिस्ट अटैच करती हैं कि ये लिस्ट किस किस्म की, क्या कोई लिस्ट रिगार्डिंग कि जी मेरे अब्बा ने मुझे, जब मेरी शादी हुई है, इतने कपड़े दिए थे, इतने इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिया था, इतना मुझे फर्नीचर दिया था, वो सारी लिस्ट बना के साथ लगाती है। तो कोर्ट उसकी रोशनी में उसको डिग्री कर देती है। क्योंकि पहले होता था कि डेप्रिसिएशन लगाती थी कोर्ट 5%, 10% कि ये इतना अर्सा इस्तेमाल किया, सामान तो कम हो गया। अब कोर्ट कहती है कि नहीं, आजकल प्राइस हाइक है, महंगाई है, आजकल तो चीज़ों की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं, लिहाजा वो कोर्ट उसको डिग्री कर देती है। ये ऐसा दावा है, ये 100% डिग्री होता ही होता है, इसमें कमी नहीं होती। ये ज़रूर होता है बाद का कोर्ट आपने 12 लाख मांगा, 10 लाख कर दिया, 10 मांगा तो 8 कर दिया, लेकिन ये डिग्री होना लाजमी है क्योंकि ये औरत का राइट है। इसमें कितना खींचते हैं तारीखों पे तारीखें असूली देकर? तौर पे तो फिर वो बात वही है कि कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट बार का, हाई कोर्ट का ये एक नोटिफिकेशन है कि 6 मंथ में फैमिली केस का फैसला करें। ये फैमिली केसेस में आता है, बच्चों का डिस्प्यूट, तलाक का डिस्प्यूट, रिकवरी और डावर एंड डावरी आर्टिकल, डावर मीन मेहर जो है, ये सारे केस जो है ना फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन में आते हैं। इसके लिए है लॉ कि ये विद 6 मंथ फैसला करें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को स्पेशल स्टेप लेने चाहिए, चूँकि वो भी खातून है, उसको भी इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि ख़वातीन किस तरह तंग होती हैं, किस तरह मुश्किलात में वो घर से निकलती हैं, अदालतों में पहुँचती हैं। ये 2-2, 3-3, 4-4 साल के वाले केस पेंडिंग पड़े हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी भी अदम तवज्जो है कि वो तवज्जो नहीं देती, जैसे उनको लोगों को, ख़वातीन को तंग होना पड़ता है। अगर वो उसूली इस बात में तवज्जो दें और जजेस को ये चेक करें कि भाई 6 माह में फैसले क्यों नहीं होते, इसकी रीज़न दें ताकि बात आगे चले, ताकि उनको एहसास हो कि हमने 6 मंथ में ख़वातीन के केस का फ़ैसला करना है, ताकि वो बेचारी परेशान ना होती फिरें, कई साल अदालतों को चक्कर ना लगाएं, इतने में सारा सामान ही ज़ाया हो जाता है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके कीमती टाइम का, और उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें बताई हैं उससे हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा आगाही मिली होगी और ख़वातीन मज़ीद अपने महाज पर डट कर अब चलेंगी। और उम्मीद करते हैं कि मर्द हजरात की तरफ से और अपोजिट ख़वातीन हजरात की तरफ से जो है पॉजिटिव जेस्चर शो किया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर माशरा चाहते हैं तो ज़रूरत है कि सबसे पहले
इंसानियत पे काम किया जाए, जेंडरलेस होके काम किया जाए, ख़वातीन के हुकूक के लिए काम किया जाए, बच्चों के हकूक़ के लिए, मर्दों के हकूक़ के लिए। और ये वो हकूक़ नहीं है जो दुनियावी हैं या वो आपके माइंडसेट के मुताबिक है, मेरे माइंडसेट के मुताबिक है। बीइंग मुस्लिम अगर मैं बात करूँ तो ये वो हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला ने औरत को दिए हैं, वो हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला ने मर्द को दिए हैं, वो हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला ने बच्चों को दिए हैं। अगर हम हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे माशरों में कभी भी खराबियां पैदा नहीं होंगी। क्योंकि बात अगर करें औरत की तो औरत सबसे पहले बहन है, बेटी है, बीवी है, देन वो माँ है। तो जो चीज़ आप सोचते हैं बीइंग मेल कि ये चीज़ मैं अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए बर्दाश्त कर लूँगा, वही आप किसी की लाई बहन बेटी के साथ अगर उस तरह उसे ट्रीट करें तो मेरा ख्याल है इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ना आपको और ना ही आपकी पार्टनर को। और साथ ही साथ मैं ख़वातीन को भी ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव जेस्चर शो करें, जितना हो सके कोशिश करें कि आपस में कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया करें। तो इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दें। मज़ीद आएंगे दोबारा प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस में हम आवाम के मसाइल लेकर और कोशिश करेंगे कि उनका हल ढूंढा जाए। इसी तरह काबिल लोगों को बुलाया जाएगा जो कि माशरे में अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें अपनी बेटी का, बहन का, बीवी का, माँ का, क्योंकि औरत ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।